बच्चों अगला जो आपका पैरासाइट है वो है प्लाज्मोडियम। और सबको पता है ये प्लाज्मोडियम जो होता है ये आपका मलेरिया का पैरासाइट होता है। आइए इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख ले रहे हैं। पहला, अगर आपको कोई डिफ़ाइन करने के लिए क्या है कि प्लाज्मोडियम होता क्या है, तो आपको सिंपली कहना है ए सिंगल सेल यूकैरियोटिक पैरासाइट्स दैट आर एक्सक्लूसिव पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया। यानी कि एक सिंगल सेल यूकैरियोटिक पैरासाइट है जो मलेरिया को कोज करता है। दूसरा, आपको याद रखना है ये स्पोर भी बनाता है। इसमें क्या होता है, स्पोरोजेनेसिस होता है, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन होता है। ये वाला जो पॉइंट है ये आपका इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्या है, हेट्रोक्सिनस पैरासाइट होता है। हेट्रोक्सिनस पैरासाइट्स को आप जो है डाइजेनेटिक पैरासाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डाइजेनेटिक पैरासाइट भी कहते हैं। डाइजेनेटिक का मतलब ये होता है कि इसमें दो होस्ट होते हैं। ठीक है, डाइजेनेटिक का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, टू होस्ट्स, यानी कि इसका लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। पहला जो होस्ट होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी होस्ट कहते हैं, या फिर उसे हम कहते हैं डेफिनेटिव, उसे हम क्या कहते हैं, डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं। डेफिनेटिव होस्ट जैसे आपका, अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम के केस में, तो जो आपका एनोफिल्स फीमेल मॉस्किटो है वो इसका प्राइमरी या डेफिनेटिव होस्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसकी सेक्सुअल साइकिल होती है, यानी कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। दूसरा जो होस्ट होता है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। क्या कहते हैं हम, इंटरमीडिएट होस्ट, या इसे हम कहते हैं सेकेंडरी होस्ट, या इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी होस्ट भी कहते हैं। क्लियर। जैसे अगर हम इस केस में बात करें तो आपका ह्यूमन सेकेंडरी होस्ट है। क्या है आपका, ह्यूमन आपका सेकेंडरी होस्ट है। और याद रखने वाली बात यह है कि इसमें यहाँ पर हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि लाइफ साइकिल की असेक्सुअल हिस्सा यहाँ पर होता है। अगला जो आपको एक और पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये आपका ब्लड पैरासाइट है। कैसा पैरासाइट है बच्चों, ये आपका ब्लड पैरासाइट है, यानी कि ब्लड में होता है। अब जो आपका ब्लड पैरासाइट है वो भी बच्चों दो तरह के होते हैं। जो आपका ब्लड पैरासाइट है अगेन वो दो टाइप का होता है। पहला जो टाइप है इसमें ब्लड पैरासाइट में वो होता है इंट्रासेल्यूलर। ठीक है, अगर इसके टाइप की बात करें तो ये आपका होता है इंट्रासेल्यूलर। और दूसरा होता है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर, दूसरा होता है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैरासाइट। इंट्रासेल्यूलर जो सेल्स में होता है ना, ब्लड के सेल्स में होता है, यह जैसे आपका ये आरबीसीज में होता है। किसमें होता है, प्लाज्मोडियम आरबीसीज में होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा में होता है। किसमें होता है बच्चों, ब्लड प्लाज्मा में होता है। क्लियर। न्यूट्रिशन पॉइंट ही नहीं रहा यहाँ पे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन थ्रो बॉडी सरफेस हो जाता है ना। एक पॉइंट जो इसमें बच गया वो लोकोमोशन का है। अगर हम बात करें यहाँ पे लोकोमोशन को, तो यहाँ पे कोई बॉडी ऑर्गन, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, नो स्पेशल ऑर्गन, कोई स्पेशल ऑर्गन प्लाज्मोडियम में नहीं होता है। ठीक है, इसे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। पैरासिटिक होता है। रेस्पिरेशन अगर हम बात करें तो थ्रो बॉडी सरफेस होता है। क्या होता है, थ्रो बॉडी सरफेस। ठीक है, अगर हम इसकी हैबिटेट की बात करें तो ये आपका सिंपल से इसके दो होस्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं वर्टिब्रेट होस्ट है ना, या जो आपका एनिमल हो सकता है या फिर ह्यूमन बीइंग हो सकता है। उसकी लिवर सेल्स में होती है यानी कि हिपेटोसाइट्स में होता है, और उसके रेड ब्लड सेल्स यानी कि इरिथ्रोसाइट्स में होता है। इनवर्टिब्रेट्स में अगर बात करें तो इसके गट
या सिलाइवरी ग्लैंड्स गट यानी कि जो स्टोमक की वॉल होती है या सिलाइवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एनोफिलस मॉस्किटोज में ये पाया जाता है। ये हो गए बेटा इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो अगर हम इसे क्लासीफाई करें तो सीधा सीधा से ये क्लासिफिकेशन है कि आपका जो डोमेन है वो यूकैरियोटा होता है। एपी कॉम्प्लेक्स है, एपी कॉम्प्लेक्स है इसका फाइलम है। एकोनोइडेसिडा इसका क्लास है। हीमोस्पोरोरिडा इसका ऑर्डर है। प्लाज्मोडियडी इसकी फैमिली है और जीनस इसका स्पीसीज है। जीनस इसका प्लाज्मोडियम है। अगर हम इसके स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पर ये जो 3 स्पीसीज मैंने लिखी हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और दूसरा आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और तीसरा आपका प्लाज्मोडियम मलेरी। एक एक करके थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। जो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। जैसे पहला पॉइंट इसका ये याद रखना है कि ये आपका मोस्ट अबंडेंट है। ये क्या है आपका मोस्ट अबंडेंट है, यानी कि सबसे ज़्यादा यही मिलता है। मोस्ट अबंडेंट आपका ये है, सबसे ज़्यादा आपको पाया जाता है दुनिया में। लगभग वहाँ पाया जाता है, हर कंट्री में पाया जाता है। दूसरा सबसे ज़्यादा डेंजरस भी यही होता है। ये जो कोज करता है वो आपका कोज करता है सेरिब्रल मलेरिया। कोज करता है सेरिब्रल मलेरिया, जिसे आप दिमागी बुखार भी कहते हो, ठीक है। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि डेथ भी हो जाती है। 2 पॉइंट याद रखने के मोस्ट अबंडेंट है और सेरिब्रल मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगला जो है आपका वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये भी अच्छा खासा करना के इतना तो नहीं है लेकिन अच्छा खासा है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि मलेरिया होने के साथ साथ मलेरिया उसमें भी होता है, फैल्सीपेरम में भी। वाइवेक्स में आपका मलेरिया होने के साथ साथ इसकी एक पहचान है कि स्वेलिंग हो जाती है लंग्स में, स्वेलिंग इन लंग्स, ये इसकी पहचान है। अगर लंग्स में स्वेलिंग हो रही है तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होगा। अच्छा, अगर आप कहो तो सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं, सबसे ज़्यादा जो मलेरिया कोज होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से ही होता है। अगला जो है वो आपका प्लाज्मोडियम मलेरिया है। ये याद रखना, ये तीनों में सबसे कम ख़तरनाक होता है, लेकिन इसकी डिस्कवरी सबसे पहले हुई। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या लिखना है आपको, फर्स्ट प्लाज्मोडियम टू बी डिस्कवर्ड। प्लाज्मोडियम में सबसे पहले ये डिस्कवर्ड हुआ था। ये हमारे भाई साहब हैं चार्ल्स लुइस एल्फिनस लेवेरन। ये हैं तो फ्रांस के, है ना, इन्होंने डिस्कवर किया था। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये अल्जीरिया में डिस्कवर हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्जीरिया में ये डिस्कवर हुआ था, ठीक है। इसके डिस्कवरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। याद रखना कि अल्जीरिया में डिस्कवर हुआ था। सबसे पहले जो प्लाज्मोडियम डिस्कवर हुआ वो प्लाज्मोडियम मलेरिया, लेवेरन ने इसे डिस्कवर किया था, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसमें एक रिपीटेड साइकिल के बाद में फीवर आता रहता है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। अगला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो प्लाज्मोडियम के केस से आपको डिस्कस करना है तीनों ही में, देखो बच्चों, ये है आपका स्प्लीन। ये आपका क्या है? स्प्लीन। इसे हिंदी में हम तिल्ली बोलते हैं। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम? तिल्ली। ये तिल्ली जो होती है ये स्टोमक के पास में होती है और इसका फंक्शन क्या होता है, ये नॉर्मली जो हमारी आरबीसी होती है इन्फेक्टेड, उन्हें ये बाहर रिमूव करता रहता है ब्लड सप्लाई की तरफ। तो होता क्या है, जब आपका प्लाज्मोडियम इफ़ेक्ट करता है कोई सा भी, है ना, तो इस पर थोड़ा सा वर्किंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये इलार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन को कहते हैं हम स्प्लीनोमेगाली। उसे क्या कहते हैं हम? स्प्लीनोमेगाली, है ना। या अगर सिंपल वर्ड में कहते हैं इलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, इलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, ठीक है। और अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए आगे तो ये कई बार क्या होता है, रप्चर हो जाती है। कई बार क्या हो जाती है, ये रप्चर हो जाती है,
जिसकी वजह से आपके पेट में ब्लीडिंग हो जाती है। आपने सुना भी होगा मलेरिया हो गया और ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई है। तो ब्लीडिंग होने के बाद में बहुत ज़्यादा सीरियस मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है और अल्टीमेटली आदमी की क्या हो सकती है, यहाँ पर डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये था आपका मलेरिया का क्लासिफिकेशन, मलेरिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इससे होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम। अब अगली क्लास में हम इसका मॉर्फोलॉजी और लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, लाइफ में खुश रहिए, एंजॉय करिए। और अब जब आप जो है कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर ही रहे हैं तो इनसे बचने की भी कोशिश करिए।